ने एक बार कहा ना कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे जो समझना था मैंने वो समझ लिया है। अब तुम अपने कमरे में जाओ। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अजी लेकिन देखो, अभी मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूं। लेकिन मैंने कहा ना। इतना कहकर रमेश भी अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, आपको क्या लगता है इस बार पापा जी ये बात मानेंगे? कुछ कह नहीं सकते, सब बाद में ही पता चलेगा। देखते हैं आखिर बात क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मिलिए इस घर की लाडली कोडली बेटी रिया से, जो कि घर में सबकी चहेती है, जो सभी का मन मोह लेती है। लेकिन कोई है जिसने हमारी रिया का मन मोह लिया है। जी हाँ, रिया का दिल चुराया है, यश ने। अब रिया उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन उनके पापा है कि रिस्क नहीं लेना चाहते। तो देखते हैं पापा जी मानेंगे या नहीं, और अगर मान गए तो उसके बाद क्या ही होगा। कुछ दिन बाद, पापा। पापा, यश बाकी लड़कों की तरह नहीं है। वह सच में बहुत अच्छा है। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। यह डायलॉग पहले सभी बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। शादी से पहले लड़के लड़कियों को मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, उसके बाद वो उनकी इज्जत तक नहीं करते। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आप यश को एक चांस तो देकर देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी यह जिद भी पूरी कर दूंगा। मम्मी। अजी, आप एक बार रिया की बात तो सुन लीजिए। अभी सारी बात मैंने नहीं सुनी तो क्या किसी भूत ने सुनी है? मेरा मतलब है कि उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं। रमेश रिया की बात नहीं मानता। फिर अगले दिन, अरे भाई, नाश्ता लग गया, रिया को बुलाओ। वो कहाँ है? जी पापा जी, वो। उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्यों? आप अच्छे से जानते हैं कि वजह क्या है। यह तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। वो तो है पापा, तो आप एक बार उसकी बात मान लीजिए ना। मैंने उसकी हर जिद पूरी की है, लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला है। मैं ऐसे ही उसकी बात नहीं मान सकता। पापा, रिया सिर्फ आपको यश से मिलने के लिए कह रही है। आपको सिर्फ यश से मिलना है। हाँ, नहीं तो रिया खाना नहीं खाएगी। उसने कल भी खाना नहीं खाया था। अच्छा ठीक है, तुम अभी रिया को बुलाओ। मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी रिया को बुला कर लाती हूँ। यह बात सुनकर रिया खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करने आती है। थैंक यू पापा। लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना। कोई बात नहीं पापा, चलता है। रमेश अपनी बेटी रिया को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकता था। उसने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला था और उसकी हमेशा हर जिद को पूरा किया था। इसलिए इस बार भी रमेश उसकी जिद के आगे हार मान लेता है और यश से मिलता है। तो तुम क्या करते हो? जी, वो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। तुम हमारी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? पापा। अंकल जी, वो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लड़के शादी से पहले लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हो और उसके बाद उन्हें रुलाते हो। नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज आप विश्वास रखिए। लेकिन भरोसा टूटते देर नहीं लगती। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिल लिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अंकल जी। तब रमेश यश को वहां से भेज देता है। पापा, ये आपने क्या किया? क्या बेटा, मैंने तुम्हारे कहने से इससे मिल तो लिया। हाँ, आप तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ यश से ही, वरना किसी से भी नहीं। अरे बेटा। पापा, यश सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरी खुशी उसी के साथ रहने में है। फिर अगले दिन, नमस्ते अंकल जी।
अच्छा यश, तुम चाय लो। जी। रमेश यश को घूर रहा था, इसलिए उसने जो चाय का कप उठाया था उसे वापस नीचे ही रख देता है। अच्छा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम शादी के बाद मेरी बेटी को खुश रखोगे। मैं आपको अपनी जबान देता हूं अंकल जी कि मैं रिया को हमेशा खुश रखूंगा। वो नहीं चाहिए। क्योंकि जबान का क्या ही भरोसा, इसलिए मेरी एक शर्त है। अजी, शर्ट वगैरह की तो बाद में बात कर लेंगे, अभी आप शादी की बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ। सॉरी। भाग्यवान, शर्ट नहीं शर्त। ओह, कैसी शर्त अंकल जी? देखो, मुझे ये लव मैरिज वगैरह इन सब पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए शादी के बाद तुम्हें हमारे घर के आसपास ही रहना होगा। कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम अपनी बेटी का ध्यान तो रख सकते हैं। लेकिन अंकल जी, अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस तरह रमेश सबके मनाने से और रिया की जिद के बाद यश और रिया की शादी के लिए मान जाता है। तो बस फिर उस दिन से यश भी एक घर की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की शर्त जो माननी थी। लेकिन बेचारा यश जो भी घर रमेश को दिखा था तो रमेश उसे रिजेक्ट कर देता। नहीं बेटा, मुझे वो घर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? यह घर तो आपकी पिछली गली में ही है। अरे बेटा, अब इतनी दूर मैं कैसे आ पाऊंगा? लेकिन अंकल जी, यह घर तो सबसे ज्यादा नजदीक है और अब तो वहां पर कोई ऐसी जगह भी नहीं बची है जिसे अब तक आपने रिजेक्ट ना किया हो। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। इतना कहकर रमेश फोन काट देता है। तब यश रिया के पास कॉल करता है। रिया, अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन पापा की शर्त को पूरा करना ही होगा। पापा ने सिर्फ हमसे एक ही चीज मांगी है। कहीं तुम्हारे पापा ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहे ताकि हमारी शादी ही ना हो? अरे नहीं यश, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पापा ने एक बार शादी के लिए हाँ कर दी तो उन्होंने सोच समझकर ही हाँ की होगी। अब तक मैंने जो भी कहा है उन्होंने मेरी सभी विशेष पूरी की है। वो अपनी बात बोलकर अपनी जुबान से नहीं मुखरते। हाँ रिया, तुम चिंता मत करो, मैं सबसे नजदीक घर ढूंढने की कोशिश करूंगा। रमेश भी रिया के लिए बहुत परेशान था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी रमेश को एक आइडिया आता है और वह यश को घर पर बुलाता है। जी अंकल जी, कहिए। तुम शादी के बाद हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रह लेना। क्या क्या? लेकिन अंकल जी। देखो बेटा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इससे ज्यादा नजदीक मुझे और कुछ नहीं मिला। ऐसा है कि अभी मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो तुम मेरी बेटी से खुशी खुशी शादी कर सकते हो। हाँ, बट हम यहाँ ऐसे रहेंगे तो सबको बहुत अजीब लगेगा। किसी को कुछ अजीब नहीं लगेगा, यह मेरा फैसला है। थोड़ी देर सोचने के बाद यश, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी यह शर्त मान ली, लेकिन आपको भी मेरी अब एक बात माननी होगी। देखो, मुझसे ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूँ, वही सबसे बड़ी बात है। जी अंकल जी, यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर हम आपके फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे तो मैं उस फ्लोर को खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमने आपकी शर्त मानी, जबकि आपने पहले कहा था कि आसपास घर लेना है। लेकिन फिर आपने उसमें बदलाव किया और हम भी फ्लोर पर रहने के लिए मान गए हैं। इसलिए अब आप भी यश की ये बात मान लीजिए। जी अच्छा ठीक है। इस तरह सभी एक दूसरे की शर्त मान लेते हैं और आखिरकार फाइनली यश और रिया की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय, अरे क्या जमाना आ गया है। अब ससुराल जाने के लिए हर बार लड़की को पहला कदम मायके में रखना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं आंटी, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? मेरा पहला कदम मेरे घर में ही होगा, आपके घर में नहीं। हमें क्या?
कोई बात नहीं बेटा, अब तुम ऊपर अपने ससुराल जाओ। तब रिया देखती है कि रजत और रमेश की आंखों में आंसू थे। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? बेटी की विदाई पर एक पिता को रोना ही आता है बेटा। अरे पापा, मैं तो बस ऊपर ही जा रही हूँ, सुबह ही आपसे मिलने आ जाऊंगी। और भैया, आप भी पापा को समझाने की बजाय खुद रो रहे हैं। बहना, मुझे तो तुम्हारे ससुराल वालों पर तरस आ रहा है। क्यों? वो तो आगे ही पता चलेगा। इस तरह रिया की विदाई हो जाती है और वह नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है। उप्स, यानी वो अपनी मायके से ससुराल आ जाती है। आजा बहू, गृह प्रवेश कर। जी। गृह प्रवेश होने के अगले दिन। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन गेट बजा रहा है? रुको, मैं जाकर देखता हूँ। नींद में पवन देखता है तो दरवाजे पर रमेश था। अरे समधी जी, आप? जी, रिया बेटिया ठीक तो है ना? जी भाई साहब, रिया बेटा तो अभी सो रही है। वो क्या है ना, अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे है और शादी में सभी बहुत ज्यादा थक गए हैं। जी ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। रमेश वहां से चला जाता है। फिर कुछ घंटों बाद। नमस्ते पापा जी। पापा? जी, अब मैं ऑफिशियली आपका दामाद बन गया। तब वहां पवन आता है। आप फिर रिया से मिलने आए हैं? जी, आइए। रमेश अंदर आ जाता है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, डरना मत। हाँ पापा, ठीक है, अब आप जाओ यहाँ से। रिया जैसे तैसे रमेश को वहां से भेज देती है। अब रमेश का जब भी मन करता वह रिया को देखने ऊपर पहुंच जाता था। फिर एक दिन रमेश को ऊपर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। तब रमेश ऊपर जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। उसके बाद यश दरवाजा खोलता है। रिया कहाँ है? बताओ मुझे। अंदर है। रमेश दौड़कर रिया के कमरे में जाता है। अरे रिया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी उठो। तभी वहां यश भी आ जाता है। तुमने क्या किया रिया के साथ? वो उठ क्यों नहीं रही है? पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। अरे पापा जी, मैं सच कह रहा हूँ। इतना शोर सुनकर रिया की आंख खुल जाती है और जब वह बेड से उठती है तो देखती है कि रमेश यश को बहुत डांट रहा है। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बच्ची, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था? तुम मुझे बताओ, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब यश उसे सारी बात बताता है। अरे पापा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस सो रही थी। क्या? हाँ। तो शोर कहां से आ रहा था? वो तो मैं रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तब मुझसे गलती से सारे बर्तन गिर गए। ओह अच्छा। हाँ पापा, आप इस तरह छोटी छोटी बात पर ऊपर मत आया करो। हाँ 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 हाँ। उसके बाद रमेश नीचे चला जाता है। अजी, अब तो रिया हमारे घर में ही रहती है, तब भी आप उसके लिए हमेशा इतना परेशान क्यों रहते हो? ऐसा तो लगता ही नहीं कि रिया की शादी हो गई। या तो हम हमेशा ऊपर चले जाते हैं या वो हमसे मिलने नीचे आ जाती है। शाम को। मम्मी जी, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। बहू, अगर तूने ऐसा नहीं किया है तो मुझे सच बता दे। लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मम्मी जी? अपनी गलती छुपाने के लिए। ऐसा नहीं है। रिया नीचे आती है। क्या बात है मम्मी? अरे, तेरी भाभी ने इतने जरूरी कागज इस बक्से में रख दिए थे और उन्हें भूल गई थी। लेकिन मैंने कहा ना मम्मी जी कि मैंने कागज बक्से में नहीं रखे। आपको तो पता ही है, मैं बक्से में कुछ नहीं रखती। अरे कोई बात नहीं भाभी, इस तरह बात बढ़ाने का क्या फायदा? आपने गलती की है तो मान लीजिए। वही तो। उसके बाद सुमन वहां से चली जाती है। अच्छा मम्मी, रात को जो सब्जी बनेगी वो ऊपर भेज देना। ठीक है। शाम को। जब भी मेरी और मम्मी जी की कोई बात होती है तब रिया बीच में आती है और मम्मी जी की ही साइड लेती है, जबकि सब अच्छे से जानते हैं
कि मम्मी जी को भूलने की बीमारी है और वह खुद सामान रखकर भूल जाती है और दूसरों को बोलती है। ऐसा लगता ही नहीं कि रिया अपने ससुराल गई है, वह हर वक्त यही रहती है। हाँ, हम उसके ससुराल में और वो हमारे यहाँ सब चीजों में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ी प्राइवेसी होना भी जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करना चाहिए। ये भी है। फिर कुछ दिन बाद जब रमेश छत पर टहल रहा था, तब वह रिया के सास ससुर के बीच की लड़ाई सुन लेता है। उसके बाद पवन भी बाहर आ जाता है। आपने सब सुन लिया ना? नहीं तो मुझे पता है कि आपने सब सुन लिया है। माफ करना, मुझे डर था कि कहीं यश और रिया तो नहीं लड़ रहे, इसलिए मैंने सुना। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो दोनों तो घर पर ही नहीं है, तो पता चला कि झगड़ा तो आप दोनों का हो रहा था। कोई बात नहीं। कई बार पत्नियां बिना वजह हमें डांट देती है और हमसे घर का काम करवाती है। वो बर्तन पर थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। सुना मैंने। वो तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बाकी मैं साफ सफाई अच्छी रखता हूँ। हाँ, तो कुछ इसी तरह घर में सभी को एक दूसरे के राज पता चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी को बहुत परेशानी भी हो रही थी। जब भी कोई छोटी सी बात होती तो वो रिया को देखने ऊपर पहुंच जाते या रिया नीचे आकर उनकी बातों में दखल अंदाजी करती थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब रिया प्रेग्नेंट थी। अरे बेटा, अब रिया ना नीचे ही रहेगी। इस हालत में उसका बार बार ऊपर नीचे करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है पापा जी। शाम को, बस मम्मी, अब मैं थक गई, अब मैं और नहीं खा सकती। अरे बेटा, खा लो। अरे हाँ बेटा, इस समय तुम्हारा अच्छे से खाना बहुत जरूरी है। तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, सच में मेरा पेट भर गया है, मेरा और खाने का मन नहीं कर रहा। अरे कोई बात नहीं, रिया बाद में खा लेगी। उसे इतना खिला खिला कर परेशान मत करो। हाँ भाई। इस तरह सभी रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। फिर कुछ महीनों बाद रिया एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। देखो तो कितनी प्यारी है। हाँ, बिल्कुल मुझ पर गई है। नहीं, इसकी आंखें और नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। नहीं, मुझसे मिलती है। लाओ, मुझे दो अब। नहीं, परी को मैंने अभी ही लिया, तुम बाद में लेना। हाँ, अब बस करे आप दोनों। हाँ, नन्ही सी परी को अब आराम भी करने दो। इस तरह सभी रिया और उसकी बेटी का ध्यान रखने में काफी बिजी हो गए थे। सब रिया के साथ ही ज्यादातर बिजी रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी सुमन और रजत के कंधों पर आ गई थी। पूरा दिन सुमन घर का काम करती और सभी के लिए खाना बनाया करती थी। सब रिया की बेटी का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे थे। लेकिन जब 3 साल पहले सुमन ने अपने बेटे को जन्म दिया, तब किसी ने भी सुमन का इतना ध्यान नहीं रखा था। दादा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलिए ना। नहीं, अरे नहीं बेटा, आज मैं नहीं जा सकता। तुम हर रोज की तरह अपने पापा के साथ ही चले जाओ। नहीं, आज आप चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। पापा, हर रोज तो मैं ही मोनू को स्कूल छोड़कर आता हूँ। अगर एक दिन आप चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे का मन भी रह जाएगा। मैं चला जाता बेटा, लेकिन मेरे पास सच में टाइम नहीं है। मुझे आज परी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है और रजत और सुमन को उसकी यह बात बहुत बुरी लगती है। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी आप थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो। बेटा, आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं एक बार सबके लिए खाना बना दूं, तब तक आप दादा दादी के साथ जाकर खेल लो। ठीक है मम्मी। तब मोनू कमला के पास जाता है। दादी, मेरे साथ खेलो ना। नहीं बेटा, मेरे घुटनों में दर्द है, तुम जाकर टीवी देख लो। कमला मोनू के लिए टीवी चला देती है और उसके बाद वो ऊपर रिया के पास चली जाती है। फिर सुमन यह बात रजत को बता देती है। मोनू भी कभी छोटा था, उसे कभी अपने ही घर में अपने दादा दादी से इतना लाड़ प्यार क्यों नहीं मिला? शायद ऐसे सब सही नहीं हो पाएगा। तुम चिंता मत करो सुमन। रजत और सुमन को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि रमेश और कमला ने अपने आप को रिया की लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया था,
कि वो अपने बेटे, बहू और पोते की लाइफ को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल ही गए थे और उन्हें अपने ही घर में परायों जैसा महसूस होता था। फिर कुछ दिन बाद रजत एक फैसला लेता है और सामान पैक करके सुमन और मोनू के साथ वहां से जाने की तैयारी करता है। बेटा, अरे बेटा, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं सोचता हूँ कि कब हम सब इतने पास रहकर भी इतने दूर हो गए, लेकिन मुझे आप सभी से कोई शिकायत नहीं है। हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे अब एक चीज का एहसास हो गया है कि कभी कभी रिश्ते में दूरियां होनी भी जरूरी है, क्योंकि दूरियां ही रिश्तों को नजदीक लाती है। जेठानी का आईफोन। एक गृहस्थ औरत के लिए पूरे दिन का काम उतना भारी नहीं होता जितना सुबह सुबह का होता है, और इससे तो आप सभी औरतें अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उठते ही अपने बच्चों को उठाना, पति को उठाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति का टिफिन बनाना और सास ससुर का नाश्ता बनाना, और इतने सब के बाद कोई खुद का ख्याल रखे भी तो कैसे? आधे बाल हवा में और आधे बिखरे। इसी हालत में थकी हुई सलोनी हड़बड़ाती हुई रसोई का काम कर रही थी, और तभी उसकी देवरानी नेहा वहां आती है और सलोनी को देखते ही कमेंट करती है। क्या बात है भाभी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? अरे मेरी किस्मत में कहाँ है बाहर जाना, सुबह से तो घर के कामकाज में लगी हुई हूँ, कितना काम पड़ा है। तो फिर आप इतना चमक कैसे रही हो? सच में क्या? इतना सब करने के बाद कंघी तक करने का वक्त नहीं मिल पाता मुझे, और इसके बाद अगर चमक रही हूँ तब तो ये कुदरत की मेहर ही है। वही तो, बताओ, अभी तो सही से गर्मी आई भी नहीं और पसीने की चमक साफ साफ आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। मजाक करवा ले कोई तुझसे, बस ये नहीं कि मेरा काम में हाथ बटा दे। कुदरत का करिश्मा धरती पर उतार रही है। अरे भाभी, अब तो नाराज होगी। लाइए, मैं अभी खाना खाकर आपका काम हल्का कर देती हूँ। और कुछ ऐसी थी नेहा और सलोनी की ट्यूनिंग। नेहा और सलोनी मिश्रा परिवार की बहुएं थी। एक दोपहर में जब दोनों आराम से अपने अपने कमरे में सो रही थी, उन्हें अचानक ही अपनी सास विमला की चीख सुनाई देती है। ये क्या हुआ? हे भगवान, अब क्या होगा? इतना बड़ा नुकसान। अपनी सास की चीख सुनकर सलोनी की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा जाती है। हे भगवान, कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई हो। हे मेरे कुल देवता, हमारी रक्षा करना। मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये कहकर सीधा सलोनी भागती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी इतना क्यों चीख रही है? लगता है उनके गले में खराश हुई है, जाकर देखती हूँ। दोनों बहुएं जैसे ही अपनी सास के कमरे में पहुंचती हैं, देखती हैं कि उनकी सास अपनी अलमारी खोलकर चारों तरफ साड़ियां बिखेर कर जमीन पर बैठी हुई है। कहीं कोई गहनों की हेराफेरी तो नहीं होगी? हे भगवान, बोलिए ना मम्मी जी, इतनी जोर से क्यों चीखी आप? चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी बहू। पहले पूरा घर सफा कर लेती थी और पता भी नहीं चलता था, और अभी अलमारी के बस एक रैक की सफाई भर से कंधे में दर्द आ गया। बताओ, बड़ा खराब है ये बुढ़ापा। ऊपर से इस साड़ी को देख, ये पड़ी पड़ी कैसे फट गई। अब मैं क्या करूं, खुद से हो नहीं पाएगा, और इतना बड़ा काम किसी और को सौंपने में भी सोचना पड़ता है। कौन ले पाएगा मेरे अलमारी को साफ करने की जिम्मेदारी? एक तो सलोनी अपनी देवरानी के मजाक से परेशान थी, ऊपर से अब सास की ऐसी बातें। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है मम्मी जी। आपको जो उसके लिए सही लगे आप उसी को ये काम दे दीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुझे तो तू ही सही लगती है बहू, इस घर की बड़ी बहू जो है। ये भी मुझे करना है, पर ये तो बहुत बड़ा काम है मम्मी जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? अब ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल तुझ पर काम छोड़कर बैठ जाऊंगी। मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगी बहू। चल, अब मैं आराम कर लेती हूँ, कुछ देर बाद तू आकर ना मेरी अलमारी सजा देना। बेचारी सलोनी फिर से फंस जाती है, और इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद नेहा कहाँ सलोनी को छेड़ने का मौका छोड़ने वाली थी। वो तो पूरे दिन अपनी जेठानी के पीछे घूमती एक ही बात कहती जाती है। बहुत बड़ा काम मिला है भाभी आपको, आप बड़ी जो है। आज समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। रोज ये आलू मटर खा खा कर मेरा तो मन उब गया है। दोपहर में बड़ी की सब्जी बना लो ना भाभी, फिर आप भी बड़ी और सब्जी भी बड़ी। रात को ऑफिस से पुनीत और प्रेम घर लौटते हैं। तुम दोनों अंदर हो तो दरवाजे के बाहर कौन खड़ी है? खड़ी नहीं होगी भैया,
बड़ी होंगी। क्या आज इस छुटकी को क्या हो गया है? हंसती जा रही है। बौखला गई है सुबह से, इसी तरह छोटा बड़ा और पता नहीं क्या क्या कहकर खुद में ही हंसती जा रही है। आप और प्रेम हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आप दोनों को नेहा की करतूत। नेहा को घर पर इसी तरह बहुत प्यार मिलता था, चाहे वो किसी से भी मजाक करे, और इसी तरह हंसी मजाक में रात कट जाती है और अगली सुबह घर पर आता है एक पार्सल। नेहा भागते हुए उस पार्सल को लेने जाती है, पर सलोनी उसे रोक लेती है। पार्सल मेरा है, चाहकर भी तुम उसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे नेहा, इसलिए रहने दो। क्या है पार्सल में भाभी? आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप कुछ मंगवा रही है। इतनी पराई हो गई हूँ क्या मैं? अरे यार, मैंने किस रंग का एक्सपेक्ट किया था और ये क्या आ गया। छोड़ो, आईफोन तो आईफोन है। ये सुनते ही जैसे ही नेहा अपनी जेठानी के हाथ में आईफोन देखती है, उसका सारा हंसी मजाक छूमंतर हो जाता है। आई लव यू टू देवरानी जी। नहीं, मेरा मतलब है भाभी, आईफोन खरीदा आपने? इसमें तो बहुत अच्छी फोटोज आते हैं। हाँ, तो मैं बड़ी जो हूँ तो बड़ी महंगी चीजें भी तो रखनी पड़ेगी ना। और क्या था, जो नेहा दिन भर अपनी जेठानी को चिढ़ाती थी, आज वही जेठानी अपना नया फोन दिखा दिखा कर नेहा को चिढ़ा रही थी। अपने हॉल में बैठी हुई सलोनी अपने नए आईफोन से सेल्फी ले रही थी, तभी वहां नेहा आती है। मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी, आप क्यों सेल्फी ले रही हैं? दिखाइए ना, फोन मुझे दीजिए ना, मैं आपकी अच्छे से फोटो ले लेती हूँ, फिर वैसे ही आप मेरी फोटो ले लीजिएगा। मैंने ना एक नई ड्रेस खरीदी है, हमारे घर में किसी के फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो पोस्ट करने लायक फोटो भी नहीं आ पा रही थी। बट नाउ वी हैव आईफोन। फोन का क्या है, मैं तुझे भी नया आईफोन दिला दूं, पर वो क्या है ना, बड़ी तो मैं हूं ना, तू ठहरी छोटी। अब तू मेरी फोटो लेने के लिए फोन पकड़ेगी और तेरी छोटे छोटे हाथों से मेरा फोन गिर गया तो नुकसान तो मेरा हो जाएगा। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? मैं कोई इतनी भी छोटी थोड़ी ना हूं जो फोन गिरा दूंगी। अच्छा, फिलहाल तू जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे अपने नए आईफोन के फंक्शंस को भी तो देखना है। अब क्या था, सलोनी हर वक्त अपनी देवरानी के आगे घूमती हुई अपना फोन चमकाती रहती। नेहा किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से कमेंट करते हुए सलोनी कहती है, बड़े होने का भी अपना अलग फायदा है। भाई अलग ही फायदा है, हाथ में आईफोन लेकर घूमो, स्टेटस ही बदल जाता है। अपने पास आईफोन की कमी महसूस करती हुई नेहा उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी अपने फोन का चार्जर ढूंढते हुए सलोनी हॉल में आती है। क्या ढूंढ रही हो भाभी? अरे यार नेहा, मेरे नए आईफोन का चार्जर नहीं मिल रहा। छोड़, तू अपना चार्जर दे तो उसी से चार्ज कर लूंगी। अरे मैं भी क्या कुछ भी बोल रही हूँ, मैं तो भूल ही गई, तेरे पास तो वो 10-12 हजार वाला फोन होगा ना, मेरे आईफोन में उसका चार्जर लगेगा ही नहीं। वैसे पता है, साथ में आईपॉड्स भी फ्री मिले हैं। बस अब बहुत हुआ, अब तो मैं भी एक आईफोन लेकर ही रहूंगी। और रात को प्रेम के आते ही उसे कमरे में ले जाकर नेहा उससे आईफोन मंगवाने की जिद करने लगती है। अरे नेहा, ऑफिस से आकर मैं खड़ा भी नहीं हुआ कि तुम आईफोन करने लगी। अभी अभी तो तुमने नए कपड़े लिए थे और घूमने भी गई थी, उसमें भी तो खर्चा हुआ है ना। और भाभी कहाँ कुछ खरीदती है, और भैया की सैलरी और मेरी सैलरी में फर्क भी तो है, कहाँ से दिलाऊं तुम्हें आईफोन? मुझे नहीं पता, मुझे एक आईफोन चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए किसी की किडनी बेचनी पड़ेगी। अब देखो कौन देता है किडनी। किडनी बेचनी पड़ेगी मतलब? भाभी ने किसी की किडनी बेची होगी क्या? नहीं, भाभी ने तो अपनी आधी किडनी बेची है, अपनी सारी साड़ियाँ। इतने में पैसे जमा हो गए थे। ठीक है, मैं आईफोन ऑर्डर करता हूँ, तुम साड़ियाँ निकालो और तैयार रहो। ये सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके कमरे के अंदर आते हैं सलोनी और पुनीत। अरे बाबा रो मत, ये ले रख ले मेरा आईफोन। ये क्या? सलोनी नेहा को अपना आईफोन दे देती है। पर ये तो आईफोन का कवर है भाभी। तो मैंने कौन सा आईफोन मंगवाया था, मैंने तो कवर ही मंगवाया था। तो आपने पूरा दिन मुझे क्यों चिढ़ाया भाभी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे कुछ मत बोल, ये आइडिया तेरे भैया का था। जो पिछले कुछ दिनों से तू बड़ी बड़ी करके अपनी जेठानी को परेशान कर रही थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना तुझे छोटे होने के नुकसान से वाकिफ करवाया जाए। इसीलिए मैंने ही सलोनी को ये आइडिया दिया था। क्यों, कैसा लगा? जोर का। तभी अचानक से सभी को विमला की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सब भागते हुए विमला के कमरे में जाते हैं और क्या देखते हैं?
क्या हुआ मम्मी, तुम ठीक तो हो? अरे क्या ठीक, आजकल सामान की कोई कीमत रह गई है क्या? 70 रुपए में लाई थी हवाई चप्पल, बताओ पैर डालते टूट गई। मेरे जमाने की चप्पलें तो सालों साल चलती थी, पहनने वाला खत्म हो जाता था पर चप्पल वैसी की वैसी रहती थी। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता। आपकी असली बहू तो नेहा ही है मम्मी जी। मीनाक्षी दिल्ली 6 में पली बड़ी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की होती है, पर उसके सपने और समझदारी बड़े बड़े दिग्गजों को कंपटीशन देने वाले होते हैं। कॉलेज कंप्लीट करके मीनाक्षी एमएनसी कंपनी में जॉब करने लगती है, जहां उसकी मुलाकात अभिषेक से होती है और कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। ये चांदनी चौक की छोटी गलियों वाली लड़की और हम साउथ दिल्ली में रहने वाले शहर के बड़े बड़े लोगों और मिनिस्टर्स के साथ लिंक रखने वाले लोग, आखिर तुमने इन दोनों का मेल सोच भी कैसे लिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभिषेक। जब जिंदगी इन दोनों को साथ निभानी है तो हम और आप होते कौन है डिसीजन पर शक करने वाले? उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटे की पसंद है इतनी अच्छी। अरे मेरे बेटे की नहीं, अपनी बहू की पसंद बोलो। पक्का उसने मेरे शरीफ बेटे को फंसाया होगा। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब क्या करने लगी, लालच आसमान छूने लगा। पापा, क्या आपको खुद भी सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप? आखिर आपको मीनाक्षी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? इसी के साथ दोनों बाप बेटे के बीच बहस छिड़ने ही वाली होती है कि मीनाक्षी अभिषेक को शांत करते हुए चुप करा लेती है। अभिषेक, प्लीज तुम मेरी वजह से अपने पापा से ऐसे बात मत करो। एंड पापा जी, मेरे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है, मैं बस अपनी लाइफ अभिषेक के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। तुम्हारी बाप बेटे के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? डोंट यू डेयर टू डू दैट अगेन। ससुर की बात सुन मीनाक्षी चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके पीछे अभिषेक भी चला जाता है। इसी तरह रोज किसी न किसी बात पर ससुर, बहू और बेटे के बीच कहासुनी के साथ दिन गुजरने लगते हैं। एक दोपहर घर की सफाई करते हुए नौकर कुछ सामान लेकर आते हैं। साहब, इन सब का क्या करना है? फेंक दो। नहीं, सब कुछ कितना सही है, बिल्कुल नए जैसा, फिर फेंकना क्यों? ये तुम्हारा दिल्ली 6 का पुराना घर नहीं, हमारा बंगला है। यहाँ हर साल रेनोवेशन होती है और पुरानी चीजें बदल दी जाती है। पर पापा जी, ऐसे सामान फेंक देना तो वेस्टेज ऑफ मनी ही है ना। मैं कुछ जुगाड़ों के साथ इन्हें दोबारा नया बना सकती हूँ। इस पर ससुर को गुस्सा आ जाता है और सास मीनाक्षी को समझाने लगती है, पर वो किसी की सुने बिना सामान अपने कमरे में रखवा देती है और कुछ दिनों बाद उसी पुराने सामान पर अपनी DIY का जादू चलाकर घर में सजा देती है, जिस पर रात को ऑफिस से घर वापस आए ससुर जी की नजर पड़ती है। वाओ, ये कौन लेकर आया? मीनाक्षी आपके कबाड़ वाले सामान से लेकर आई है। बहू का नाम सुनते ही ससुर तिल मिलाकर आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देख धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सास भी वहाँ से चली जाती है। अब समय के साथ मीनाक्षी कोई ना कोई ऐसा काम करती ही रहती है जिससे ससुर शौक तो होता है, लेकिन साथ ही अक्कड़ कभी नहीं छोड़ता। वैसे जो भी कहो, तुम अपने ससुर को पूरी टक्कर दे रही हो। मुझे तो तुम दोनों को देखने में बड़ा मजा आता है। पर मम्मी जी, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती। मुझे भी पापा जी को जवाब देना या कुछ बोलना पसंद नहीं, लेकिन मजबूर हूँ, गलत चीज देख नहीं सकती ना। अरे सही है, उनकी मेल और पैसे वाली ईगो को तोड़ना बहुत जरूरी है। उसी रात सब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ मीनाक्षी अपने प्रमोशन के बारे में बताती है, जिसे सुन एक तरफ सब खुश हो रहे होते हैं, वहीं ससुर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। मतलब अब मेरा बेटा तुम्हारा एम्प्लॉय बनकर काम करेगा? नहीं पापा जी, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। पर तुम रहोगी तो फिर भी उसकी सीनियर ही ना। अरे कैसा आदमी है, बीवी सीनियर बन गई और तू पार्टी कर रहा है। उस जगह तुझे होना चाहिए था बेवकूफ। पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मीनाक्षी ने ये जगह अपनी मेहनत से पाई है और उस पोजीशन पर उसी का हक बनता है, मेरा नहीं। कौन किस तरह किसका हक छीनने की कोशिश कर रहा है मुझे साफ दिख रहा है। बात हो गई जॉब, कल से तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। अभिषेक आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि मीनाक्षी उसका हाथ पकड़ उसे चुप करा देती है और अगले दिन से अभिषेक बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, जिसमें धीरे धीरे उसका अच्छा काम देखकर पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा बड़े कामों के लिए बना है।
अब किसी से दब कर या किसी का हुक्म मान कर काम करने की कोई जरूरत नहीं। अपने पापा की खुशी देखकर अभिषेक उनके साथ बिजनेस में काम करना कंटिन्यू रखता है, जिसमें मीनाक्षी भी उसका पूरा सपोर्ट करती है। इसी तरह कुछ महीनों तक तो सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, लेकिन एक बार ऑफिस के काम से मीनाक्षी को कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है। साथ संभालने की बात हुई थी ना, फिर अकेले छोड़कर क्यों जा रही हो? कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे पता है तुम संभाल लोगी। मीनाक्षी तो वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के अगले दिन ही बिजनेस में गड़बड़ हो जाती है और कंपनी का बड़ा लॉस हो जाता है। ये सब क्या है अभिषेक? इतनी बड़ी लापरवाही! पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ है? हद हो गई है बिल्कुल। आखिर फाइल चेक करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ था? पापा, वो मैं मीनाक्षी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, वो लड़की मुझे बर्बाद करके ही मानेगी। पापा, आप कभी किसी की बात पूरी क्यों नहीं सुनते? मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होने पर भी सिर्फ आपकी खुशी के लिए मीनाक्षी ने मुझे ज्वाइन करने के लिए मनाया। मुझे बिजनेस का भी नहीं पता होने पर रात भर जाकर आपके बिजनेस को सही रखने के लिए उसने सारा काम किया। मुझे सारी चीजें समझाना जिससे काम में कोई गलती ना हो, ये सब किया है मीनाक्षी ने। और आज भी मैंने फाइल के बारे में पूछने के लिए ही उसके पास कॉल किया था, पर उसने उठाया नहीं और मैंने हड़बड़ी में सिग्नेचर कर दिए। पापा, आपका बिजनेस बेटा नहीं बहू चला रही थी। अभिषेक की बात सुन उसके पापा बस हैरान खड़े रह जाते हैं। अब अभिषेक अपनी लव स्टोरी से लेकर शादी के बाद हुए सारे कामों के बारे में अपने पापा को बताता है, जिसे जानकर ससुर को एहसास होता है कि वो आज तक मीनाक्षी को कितना गलत समझ रहे थे। अगले ही दिन मीनाक्षी भी घर वापस आ जाती है। इस बार ससुर अपनी बहू का बड़े प्यार के साथ घर में स्वागत करते हैं। सॉरी बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा जज किया और तुम्हारी हर खूबी को नजरअंदाज करता गया, पर अब क्या तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन करोगी? ये नालायक तो अपनी कार्टून की जॉब में ही ठीक है। पापा, वो ग्राफिक्स है।